Assalamu alaikum students. Today we will discuss remaining results of Rutherford atomic model जो कि पेज नंबर 32 पर दिए हुए हैं। पिछले टॉपिक में आप लोगों ने पहले 5 रिजल्ट्स के बारे में जो है पढ़ा था। आज जो बाकी के रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ में टेस्ट योरसेल्फ 2.1 जो है इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ा कि रदरफोर्ड ने जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी गोल्ड फॉइल शीट के ऊपर, तो उसने जो है ये बताया कि एटम के सेंटर में जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और एटम का सारा जो मैस होता है वो उसी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पर बेस करता है। और साथ में जो है रदरफोर्ड ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर ख़ास रास्ते होते हैं, वहाँ पर रिवॉल्व करते हैं और वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के बाहर जो है एक स्पेसिफिक सर्टन बाउंड्री में मूव कर रहे होते हैं। अब रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है जो उसने परफॉर्म किया वो ये बताने में तो कामयाब हो गया कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है, खाली होता है, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल शीट में से जो है वो स्ट्रेट गुजर जाते हैं। तो उसने कहा कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है और एटम के सेंटर में जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसका डायमीटर एटम के डायमीटर से कम होता है। तो इस बेस पर रदरफोर्ड ने जो है वो एटम का यानी न्यूक्लियर मॉडल जो है वो पेश किया। लेकिन रदरफोर्ड जो है वो अपने मॉडल में कुछ बातों को बताने में नाकाम रहा। यानी रदरफोर्ड के मुताबिक क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ही हाई स्पीड से न्यूक्लियस के बाहर जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो रदरफोर्ड थ्योरी वाज इनकम्प्लीट, लेकिन रदरफोर्ड की थ्योरी जो है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि इट डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। क्योंकि रदरफोर्ड की थ्योरी जो है, या रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को, यानी न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, तो वो उनकी उस प्रॉपर अरेंजमेंट को बताने में नाकाम रहा। तो इसी वजह से रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो है वो कुछ ड्रॉबैक्स या जिन्हें हम डिफेक्ट्स कहते हैं वो पाए जाते हैं। अब रदरफोर्ड के मुताबिक जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं, तो जब भी चार्ज पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी क्या करता है, मीट करता है। तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो जो रेडिएशंस वो मीट करती है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि रेडिएशंस या उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर वो सर्कुलर पाथ में या एक्सेलरेशन जो है वो शो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ऐसा ऐसा कम हो जानी चाहिए और कम होते हुए फिर एट द एंड या फाइनली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए तो इट मीन्स कि रदरफोर्ड का जो मॉडल यानी जो उसने एटम का पेश किया था वो क्या हो जाए, एटम की स्टेबिलिटी ही जो है वो ख़राब हो जाती है। तो हम जो है वो इन डिफेक्ट्स को देख लेते हैं। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कि इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर मूव करते हैं। तो अब जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो इट मींस देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है या उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है। और जो बॉडी या एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स में या सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो वो हमेशा क्या करता है, रेडिएट्स करता है एनर्जी को, यानी एनर्जी इमिट करता है यानी रिलीज़ करता है। ड्यू टू विच देयर शुड बी अ कॉन्टिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से जो है वो उसकी एनर्जी ऐसा ऐसा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और इस तरह कम होते हुए एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है स्पाइरल पाथ में तो उसकी एनर्जी अगर कम हो रही है तो इट मीन्स के एट द एंड इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस है सेंटर में और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी यहाँ पर जो है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो जब वो एक पाथ से दूसरे पाथ में जाता है, दूसरे से तीसरे पाथ में, तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए ये एनर्जी क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो जब एनर्जी इमिट कर रहा है तो इट मीन्स कि एट द एंड इसकी एनर्जी कम हो जानी चाहिए और फिर इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। तो लेकिन जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो फिर कम हो जाएंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कम हो जाएंगे तो फिर एटम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसी वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी एटम की स्टेबिलिटी को के बारे में बताने में नाकाम रहा। तो ये क्या है, इसका फर्स्ट डिफेक्ट। उसके बाद जो है वो सेकंड डिफेक्ट क्या है कि अगर कोई यानी ये चार्ज पार्टिकल यानी जो इलेक्ट्रॉन हैं ये स्पाइरल वे में यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से जो है ये यानी स्पाइरल पाथ में मूव कर रहा है,
तो इट मीन्स कि उसका क्या हो रहा है, रेडियाई चेंज हो रहा है, यानी उसका रेडियस बदल रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ये न्यूक्लियस से बाहर दूर है, लेकिन जैसे ही वो स्पायरल पाथ में यहाँ पर मूव कर रहा है तो वो न्यूक्लियस के करीब होता जा रहा है, तो यानी उसका रेडियस चेंज होता है। तो कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग ऑफ रेडियाई से क्या हो रहा है कि कॉन्टीन्यूस एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है, और एनर्जी लॉस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, बट एक्सपेरिमेंटली द एनर्जी रेडिएट्स इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। अब एनर्जी अगर कॉन्टीन्यूसली लॉस्ट हो रही है तो इट मीन्स कि जो एनर्जी की रेडिएशन का ग्राफ आना चाहिए या जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता, बल्कि वो स्पेक्ट्रम बनता है लाइन स्पेक्ट्रम। अब कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है कि जब भी वाइट लाइट जो है वो प्रिज्म में से पास करती है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्रिज्म में से जब वाइट लाइट पास करती है तो वो स्प्लिट अप हो जाती है इनटू 7 कलर्स लाइक अ रेनबो। तो अगर तो जिससे फिर जो स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है उसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसमें जो है वो कलर्स की डिफ्रेंशिएट करना जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो है ये लाइंस प्रॉपर बन जाती हैं, ये हर कलर के दरमियान जो है यहाँ पर ये नैरो लाइंस बन जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब जो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है वो बनना चाहिए था जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पाइरल पाथ में मूव करता है, तो जो वो कॉन्टीन्यूसली जब उसका रेडियस चेंज होता है तो इट मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जब मूव कर रहा होता है तो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में या रेडिएशंस की सूरत में जो एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है, तो उसकी वजह से जो है वो उसका स्पेक्ट्रम बनना चाहिए कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम यानी रदरफोर्ड के मुताबिक। लेकिन जो देखा गया वो क्या था कि वो स्पेक्ट्रम बन रहा है लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो क्यों बनता है, अब रदरफोर्ड के मुताबिक जो है यानी एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एनर्जी इज रेडिएटेड कॉन्टिन्यूसली बट एटॉमिक स्पेक्ट्रा फाउंड एक्सपेरिमेंटली इज नॉट कॉन्टिन्यूस, यानी कॉन्टिन्यूस बनना चाहिए लेकिन बनता कॉन्टिन्यूस नहीं है बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बन जाता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एटम्स की प्रॉपर्टी है कि जब एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो दे इमिट लाइट ऑफ सर्टन वेवलेंथ्स। यानी देखें एटम यानी एक्साइटेड स्टेट में कैसे आता है, जब उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हुए जो है वो एनर्जी इमिट कर रहे होते हैं। तो फिर जब वो एनर्जी इमिट करते हैं तो वो फिर डिफरेंट कलर्स में एनर्जी जो है वो एमिशन की फॉर्म में हमें नज़र आती है। तो द इमिटेड लाइट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अ सीरीज ऑफ कलर्ड लाइंस, तो फिर हमें वो जो है वो कलर्ड लाइंस की सूरत में नज़र आती हैं, लेकिन उनके दरमियान जो है वो डार्क स्पेस होती है यानी लाइन्स बनी होती हैं। दिस सीरीज ऑफ कलर लाइन इज कॉल्ड अ लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो वो जो लाइंस हम नज़र आती हैं उसको फिर हम कहते हैं लाइन या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो हर एलिमेंट जो है वो उसका जो है वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, यानी हर एटम की ये प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें जो है वो यही देखा गया कि चूँकि ये देखें जो है कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन चूँकि एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रही है, एमिट हो रही है। लेकिन जो स्पेक्ट्रा देखा गया था वो कौन सा स्पेक्ट्रा था, वो लाइन स्पेक्ट्रा था कि यानी जो जिसमें कलर्स के दरमियान जो है यहाँ पर डार्क लाइंस बन जाती हैं। तो ये क्या था, ये सेकंड डिफेक्ट था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का जिसको वो बताने में नाकाम रहा। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 32 पर आपका ये टॉपिक दिया हुआ है डिफेक्ट्स का भी और रिजल्ट्स का भी। सबसे पहले हम रिमेनिंग रिजल्ट्स देख लेते हैं। रिजल्ट नंबर 6 क्या है, एन एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल, यानी एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो इक्वल होते हैं, तभी हम एटम को कहते हैं कि वो न्यूट्रल है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद नंबर 7 है इलेक्ट्रॉन को निकाल के जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। उसके बाद डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो आप लोगों ने जो है वो इनको अच्छे तरीके से याद करना है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हैड फॉलोइंग डिफेक्ट्स। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल। ये हम पीछे डिटेल में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं तो दे शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, उन्हें रिलीज़ करनी चाहिए एनर्जी या इमिट करनी चाहिए, एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और उनको फिर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इमिट करता है तो दे शुड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो उसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन असल में क्या देखा गया, लाइन स्पेक्ट्रम। ये भी आपको मैंने डिटेल में पीछे बता दिया। तो ये 2 डिफेक्ट्स हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। सो स्टूडेंट्स आज के आपकी डायरी के आप लोगों ने पेज नंबर 32 पे नेक्स्ट रिजल्ट्स और साथ में ये डिफेक्ट्स रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ने याद करना है, इनका होमवर्क करना है, और ये जो टेस्ट योरसेल्फ है 2.1 इसका आप लोगों ने होमवर्क करना है।